नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में सीनियर माहिर आईन और कानून एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। एतजाज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ तो इस बात से कि आज भी और जिस तरह से हर हफ्ते के आगाज़ में उम्मीद की जाती है कि कुछ ऐसे सेन डिसीजंस लिए जाएं कि जिससे मामला थोड़े अफाम तफहीम की तरफ या स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नजर आए। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पे धावा बोला गया, वो रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया, जिस किस्म के मूव्स नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत है एतजाज साहब जो कि कहती है कि ख्वाजा आसिफ साहब को मैं कोट करूंगी कि वो सिस्टम के डिरेल होने की बातें करना शुरू हो चुके हैं। सो ये कौन डिलिबरेटली इस तरफ मामलात को ले जाना चाह रहा है आपके ख्याल में? ख्वाजा साहब हों या शरीफ ख़ानदान वाले हों, उनको एक चीज़ का तो इल्म है, जो कौम को भी इल्म है, पर कौम उसको मेरा ख्याल है सही पैराए में ले नहीं रही कि इनकी जो इलेक्शन है, जब ये कहा जाता है कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, इसका मतलब है आपकी फॉर्म 45 या है नहीं या वो बहुत मजरू हुई हुई है और उसमें बड़ा काटा वाटा करके और हिसाब किताब बना के और ओरिजिनल रिज़ल्ट को ओवरराइट करके टेम्पर करके आपको जिताया हुआ है। अब ये तो कौम ने देख लिया था जब इनकी फॉर्म 45 सारी अपलोड कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली, और 4 घंटे बाद खींच ली थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो जो कह रहे हैं कि सिस्टम की बात करते हैं, अगर किसी ट्राइब्यूनल ने इनके फॉर्म 45 मंगा ही लिया और फॉर्म 45 अदालत तक पहुंच गया, पहले के अदालत फाइल खोल के देखे, इन्होंने असेंबली भी डिसॉल्व कर देनी। शिबली फराज साहब आज एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा जब ये इनके सेक्रेटेरिएट पे आज धावा बोला गया पुलिस की जानिब से, तो वो इलेक्शन के हवाले से जो रिकॉर्ड था जो इनके पास था, जो उन्होंने जमा कराना था, वो रिकॉर्ड लेके चले गए हैं। हाँ, ये तो बड़ी ज़्यादती होगी। वो इस पर छापा ही एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पे मारना बड़ी ज़्यादती है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर गवर्नमेंट है, अगर ये एक सियासी जमात की गवर्नमेंट है तो उसको स्टैंड लेना चाहिए। पर उसका मसला उनका ये है कि उनके फॉर्म 45 जिस पे यास्मीन राशिद को काट के नंबर और उसके इनसे काट के 90,000 से 16,000 पे लाया गया और मियाँ साहब को 19,000 से तकरीबन कोई 1 लाख कुछ वोटों तक ले जाया गया। वो जो काटा वाटा था हमने सबने देखा है, शहबाज शरीफ का भी देखा है फॉर्म 45। अब उससे वो घबराते हैं कि वो ना आए। 1 साल इन्होंने गुजारना है, क्योंकि 1 साल के बाद ये लाजिम है इलेक्शन कमीशन पे, अनलेस किसी अदालत ने उनको रोका हो कि वो इन सब डॉक्यूमेंट्स को, जो इलेक्टोरल डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर दें। पहले 5 साल होता था, मियाँ साहब की हुकूमत में इसको 1 साल। आपने ये मेंशन किया है पहले भी एजाज साहब कि ये मंशा इनकी पर्याप्त इसी तरह की नजर आ रही है, और जो ये बैन के हवाले से जो हुकूमत इतनी सरगर्म नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ को बैन किया जाएगा, दूसरी तरफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए अभी कैबिनेट में वो चीज़ टेकअप की जाएगी। सर एजाज साहब, पहले तो यही बताइए कि क्या ये हो सकता है कि एक सियासी जमात को ये बैन करें? दोनों में इनको बहुत मुश्किलात आएंगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक तो ये है कि जो बैन है वो बैन गवर्नमेंट ने तो नहीं करना, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है और पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठेगा। अभी तक जो ट्रेडिशन है फुल सुप्रीम कोर्ट बैठता है। और सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में एजाज साहब एमपी क्या को बैन रोल प्ले कर करने सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले में बचाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट नहीं बचाने के लिए ना भी करे रोल, उसका रोल ही ऐसा होना है कि उसके सामने गवाह पेश होंगे, उसके सामने जिरा होगी, ये तो ट्रायल होगा पूरा। ये इस तरह बयानबाजी में तो नहीं चलेगा, वो तो इनको साबित करना पड़ेगा कि साइफर में किस तरह साइफर से जुर्म बनता है पॉलिटिकल पार्टी का। इस साइफर केस में मैं तो इसको सिफर कहता हूँ, साइफर केस को, इसको तो सिफर। इस पे जो गवाहान आएंगे उनकी जिस तरह जिरा होगी वो तो आप जो छोड़ ही दें, ये
उल्टा ये इनको पड़ जाएगा, बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। और जहाँ तक वो है कि जी उस वक्त के प्रेसिडेंट को अलवी को साहब जी। को और सूरी साहब को, कासिम सूरी साहब को, सूरी साहब को और इमरान खान को, ये तीन पे आर्टिकल 6 का चला देंगे। बट एजाज साहब क्या ये कर सकते हैं आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 इयर्स? क्या ये कर सकते हैं? 2 साल का लैप्स भी नजर आ रहा है, उसके बाद इस किस्म की कार्रवाई को ये इनिशिएट कर सकते हैं? और लीगल प्रोसीजर उसका क्या होगा? टेक्निकली तो कर सकते हैं, लीगल क्राइम में कोई नहीं होता लिमिटेशन, लेकिन इनकी इंटेंशन तो जब आएगी मैला फाइडीज प्लीड करेगी, आई एम श्योर पॉलिटिकल पार्टी जिसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए वो बदनीयती गवर्नमेंट की को प्लीड करेगी बाकायदा। अब बदनीयती गवर्नमेंट की भी जब होगी तो उसमें फॉर्म 45 भी आ जाएगा कि इनके फॉर्म 45 ला के देखें सुप्रीम कोर्ट, सर आप बुलाएं इनको, देखें ये इन्होंने जुर्म किया है, इतना बड़ा जुर्म, घनावना जुर्म, ये तो उल्टे लेने के देने पड़ेंगे। और एक आपको टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट बता दूं जी, ये कि प्रेसिडेंट ने डिज़ोल्व कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने गलत एडवाइस दी, प्रेसिडेंट ने गलत डिज़ोल्व कर दी, ये है असेंबली का। 1993 में 1993 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट और नेशनल असेंबली 18 अप्रैल 1993 को डिज़ोल्व हो गई। इसाक खान ने, प्रेसिडेंट इसाक खान और प्राइम मिनिस्टर की नहीं बनती थी, उन्होंने डिज़ोल्व कर दी। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वो बहाल कर दी, असेंबली भी और गवर्नमेंट भी। मियाँ साहब वापस गवर्नमेंट में आ गए और ये लिखा कि द प्रेसिडेंट की मैलाफाइडी इंटेंट थी और उसने गलत किया और ये लीगली भी नहीं था हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं हो सकता था और नीयत भी गलत थी। और पूरा जो आपस में झगड़ा चलता रहा था प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट का, इसाक खान का, वो सारा उन्होंने बयान किया और कहा कि ये पर्सनल इश्यूज भी थे। और अब उन पे वो असेंबली बहाल हो गई। कोई आर्टिकल 6 किसी पे लगा नहीं। आर्टिकल 6 तो बजाय उसके लगेगा कि जिसकी फॉर्म 45 में बहुत काटा वाटा करके ही हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर थ्रू अ फ्रॉड, ही हैज़ यूजर्व्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर ये साबित हो जाए थ्रू अ फ्रॉड और थ्रू अ फ्रॉडुलेंट आर्टिकल फॉर्म 45, ये फॉर्म 45 को एकदम निकालना चाहिए, सामने आना चाहिए और सारी मुल्क की सियासत विल कम स्टैंड ऑन इवन कील। एक हकीकत है, मैं तो कहता हूँ ये लाशें दफनाई हुई हैं इनके सेनों में, ये फॉर्म 45, और उस तरह वो प्रोटेक्ट करेंगे उनको। बिल्कुल। बट एजाज साहब, आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया नहीं अगर हमने, तो मुल्क में फस्तायत फैलेगी। रियासत एतजाज साहब कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम कर सकती है विदाउट एनी प्रूफ्स एंड एविडेंस? अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया या कोई रिकॉर्ड जो है वो सामने लेकर आए कि ये उन सरगर्मियों में मुलव्वस थे, तो प्रूफ के बगैर वो किस तरह से रियासत ब्लेम कर सकेगी? नहीं कर सकती, रियासत नहीं कर सकती, क्योंकि रियासत के पास एक ही रास्ता है, एक पार्टी के खिलाफ कोई फैसला लेने का, कोई इकदाम करने का, वो है थ्रू आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो करता है सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस काजी साहब की इंसिस्टेंस इस बात पे थी कि गवर्नमेंट की जो पिटीशन है मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ, उसको जो है वो पहले सुन लेना चाहिए, डिटेल जजमेंट मंजर आम पर आने से पहले ही। वो डिटेल जजमेंट से पहले रिव्यू कोई हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। किस तरह आप रिव्यू कर सकते हैं? किस तरह आप रिव्यू कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने या फलां जज साहब का ने ये दलील की है जो गलत थी, वो गलत है या सही है, उसका तो पता लगेगा उस मंतक से, उस लॉजिक से जिससे ये आर्गूमेंट डिफेंड की गई होगी
या इसको अब होल्ड किया गया होगा कि पार्टी को बैन करना चाहिए, या सॉरी ये ये खसूसी सीटें इधर जानी चाहिए उधर जानी चाहिए। ये तो काजी साहब अपने आप को एक्सपोज ही करता जा रहा है। पर काजी साहब के डिफरिंग नोट में भी ये था एतजाज साहब कि अगर हमने हुकूमत की पिटिशन नहीं सुनी तो ये फिर एक ऐसा ये इट विल अमाउंट टू निगेशन ऑफ पीपल्स फंडामेंटल राइट्स, उनके बेसिक राइट्स की एक निगेशन होगी कि अगर हमने हुकूमत की रिव्यू पिटिशन इसमें नहीं सुनी। नहीं सुने, वो भी सुने, पर पहले वो 30 जनवरी वाली तो सुने, 13 जनवरी 2000 जी हाँ 13 जनवरी वाली वो तो सुने पहले, वो पहले की थी, फिर इसको भी सुन ले। बट एजाज साहब ये क्या हमें बता रहा है, कतल कलामी की माफी, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन सुप्रीम कोर्ट? रिजर्व सीट्स के मामले को ही लेकर अगर देखा जाए, ये क्या बता रहा है हमें सुप्रीम कोर्ट की अंदर एक डिवाइड और रिफ्ट के हवाले से? क्या काजी साहब आपके ख्याल में ही इज लूजिंग आउट फेथ ऑफ हिज ब्रदर जजेस? काजी साहब बड़े अजब ही अंदाज में कर रहे हैं। अब अभी देखा ना आपने कि वो एक पिटिशन को कहते हैं कि रिव्यू पिटिशन को फ़ौरन लगाओ, दूसरी की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो ये दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फोरबिड्स, ये इम्तियाजी सलूक है जिसको आर्टिकल 25 इजाज़त नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बहरहाल चीफ जस्टिस हैं, एक उनके इख्तियारात हैं, वो कहते हैं कि जी मैं जजों को वापस भी बुला लेता हूँ, और बुला सकते हैं, इसमें उनका इख्तियार है। पर अगर कोई जज ना आना चाहे तो उसका कर भी कुछ नहीं सकते। सो सही ला हासिल होगा। तो अब काजी साहब ध्यान नहीं रहा। उमर बंदयाल साहब को तो लंबे लंबे ख़त लिखते थे, बड़ा उनको इन्होंने डांटा एज सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस को कि ये नहीं हो रहा और मैं बैठूंगा ही नहीं बेंच पे, और इस पे नहीं बैठूंगा, उस पे नहीं बैठूंगा। तो और बैठते नहीं थे, उठ जाते थे और आते थे अदालत में। अदालत में इसलिए आते थे, ये नहीं कि वो रिक्यूज़ किया है तो अपने चैम्बर से ही कहलवा भेजें कि जी मैं नहीं आ रहा, आप जाएं, मैं एम नॉट सिटिंग ऑन द बेंच। आके तकरीर करके और फिर उठते के जाते थे। और ख़त भी जो लिखते थे चीफ जस्टिस को, वो स्पेशली इंडोर्स होता था, इशू होता था टू द मीडिया पहले से ही, एक ख़त जो कि ऑफिशियली प्राइवेट रहना चाहिए। पर काजी साहब को मेरा ख्याल है अब ज़रा ये प्रॉब्लम हुई है कि वो मेजॉरिटी नहीं बना सके। ये चीफ जस्टिस के लिए बड़ी दुश्वार बात है, बहुत दुश्वार बात है। हौसले वाला चीफ जस्टिस ही होता है जो इसको एज ए नॉर्मल रूटीन मैटर एंड द राइट ऑफ द जजेस ले। ये अना का मसला है, और ये अना का मसला बन जाता है, और उससे फिर ज़रा और उखड़ जाते हैं पाँव। राइट। और एजाज साहब जो ज़्यादा ना का बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट पे इस पे भी आपका ज़रूर व्यू जानना चाहेंगे कि आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट में दो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से क्या एक मैसेज जाता है, या ये आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की जो इस वक्त वर्किंग है या उनकी कॉम्पोजिशन है, आपको लगता है कि वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, और बहुत ये गलत हुआ है। जो पहली तो मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ का में रिकॉर्ड होगा, तारीख़ में एक रिकॉर्ड होगा कि 4 नाम यकदम एक ही वक्त में एक ही दस्तखत के ज़रिए चीफ जस्टिस साहब ने उनका मुतालबा किया या दरख्वास्त की सदर साहब को कि ये 4 नाम, वो हुए 4 नहीं पर 4 नाम, 4 असामियाँ नई क्रिएट करने का उन्होंने ये एक ख़त लिखा। ये 4 एडहॉक जजेस के लिए मेरा ख्याल नहीं कभी इंडिया पाकिस्तान में किसी चीफ जस्टिस ने मांगे। अच्छा, अब वो जज नहीं है, ही इज़ उसमें है कि टू जॉइन द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
यानी ही जॉइंस द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बेंच बैठा हुआ है, वो एक इजाफी आ गया है जज, वोट उसका बराबर है, पर ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द बेंच दैट वे। फिर तीसरी चीज़ ये है कि यू मे बी द सीनियर प्यूनी जज। अब ये तारिक मसूद साहब सीनियर प्यूनी जज है। अब सीनियर प्यूनी जज हो के अब आप एड हॉक आएंगे तो आप जूनियर मोस्ट पोजीशन में बैठेंगे। अब इसको अवॉइड करने के लिए जो चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे, उन्होंने खलीलुर रहमान रमदे साहब को लिया एड हॉक। अब खलीलुर रहमान रमदे बड़े सीनियर जज थे, अब वो सारे उनके साथ जूनियर थे। तो अब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने क्या किया, एक ताकि वो जो फॉर दी ऑप्टिक्स कि इनको खलीलुर रहमान रमदे को अपने साथ बिठाते थे और 3 मेंबर बेंच बनाया। खुद बीच में चीफ जस्टिस के तौर पे बैठे, राइट पे एक जूनियर एक जज जो खलीलुर रहमान साहब से सीनियर हो गया था, बहुत जूनियर था, उसको बिठा लिया। तीसरा जज जूनियर जज जो है वो खलीलुर रहमान रमदे साहब आ गए। अब वो उसमें तस्वीर में लगता था कि तीनों बड़े ठीक ठाक बैठे हैं और ये बड़ी इज्जत से बिठाया हुआ है चीफ जस्टिस ने। अब ये हर दफ़ा इज्जत से बिठाएंगे अपने काजी ईसा साहब भी, या जाएंगे 18वें नंबर पे तारिक मसूद साहब। तो चौथी बात यह है कि ये बड़ी लिमिटेड सिचुएशन के लिए, यू नो व्हाट द आर्टिकल सेज, whenever it is found that there can be no quorum in the Supreme Court। अब quorum का लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट के लिए वैसे अनोखा है, ये असेंबली के लिए होता है, पर यहाँ लिखा हुआ है whenever there can be no quorum in the Supreme Court। quorum के मतलब हो गया कि 2 जज रह गए हों, ज़्यादा ना हो, चीफ जस्टिस एंड 1 जज, ये मिनिमम है। अब इतनी संगीन सूरत हाल हो जहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज कोई ना हो और कोरम पूरा ना कर सके, फिर क्या है, और है फॉर एनी अदर रीज़न। अब फॉर एनी अदर रीज़न ये साबित करता है एक लॉ का मैक्सिम है एज जुस डिम जेनरिस, कि जो पहले आया है उस जितना ही उस जैसा ही संगीन या ना संगीन वो है जो जिसको आपने इंटरप्रेट करना है। एजाज साहब, ये इनको इस वक्त एडॉक जजेस जो हैं वो लाया कौन है और क्यों लेकर आए हैं आपके ख्याल में? देखिए, अपना कोरम तो नहीं बनाना, अपनी मेजॉरिटी तो बनानी है ना। 4 जजेस होते तो मेजॉरिटी थी इनकी, अब 2 जजेस से चीफ जस्टिस साहब की शायद मेजॉरिटी ना बन सके फुल कोर्ट में। आखिर में ये जो जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है, या अदलिया और हुकूमत के दरमियान भी अब तनाव जो है वो एक गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब वो कहती हैं आनी हाथों से जो है वो निपटा जाएगा। ये किधर जाके आपको किस करवट बैठती नजर आ रही है और इसका कितना डैमेज जो है मुल्क को आप होता देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जजेस अगर अपनी जगह कायम रहे, ये 8 भी, और मैं इसे समझता हूँ ये कायम रहने वाले हैं, जजेस एक जगह कायम रहे और ये 9 के 10 हो जाए। एक्चुअली तो 11 ने उस गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दिया है, वो जो 8-5 का हम कहते हैं, क्योंकि तीन दीगर जजेस ने भी ये तस्लीम किया है कि जो कोई कार्रवाई भी इलेक्शन कमीशन ने की है इस रिजर्व सीट्स के बारे में, वो गलत की है और वो बिल्कुल बेहुदा उनका। पर 8-5 या 11-3 ये अगर मेजॉरिटी कंसोलिडेटेड रहे, इनका कोई दुनियावी ताकत अल्लाह मियाँ के अलावा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना भी 2 इदारे दूसरे पार्लियामेंट और फौजी जितना भी इकट्ठे हो जाएं कुछ भी कर लें, द जजेस विल हैव द लास्ट वर्ड। तो ये चीज़ अब
कोई नहीं है मानने वाली बात कि जी फौज ये कर। आर्टिकल 6 हैज बीन अमेंडेड। ये कहता है आर्टिकल 6 अब कि जो उस यूजर्पर को जज वैलिडेट भी करेगा वो भी आर्टिकल 6 का होगा, मुर्तकिब उस पे भी लगेगा। और आपने जनरल मुशर्रफ का हाल देख लिया, बिल्कुल उसको सदाए मौत हो गई थी और वो ही टू गो अवे, ही वाज rushed out of Pakistan to Dubai and spent the last years of his life there. राइट एजाज साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एंड वी रियली होप मामला जो हैं वो बहरहाल स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नजर आए। बट लाइक यू सेड कि 8 जजेस जो है वो डटे रहेंगे, वो अपने मौकिफ पे जो है वो बिल्कुल कायम, और वो किसी किस्म का प्रेशर भी नहीं लेंगे। बट इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।